नमस्कार। आज 6 नवंबर 2025 है और हम आज के कुछ कह सकते हैं बेहद ज़रूरी और दिलचस्प खबरों की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास द टाइम्स ऑफ इंडिया, बिजनेस स्टैंडर्ड, अफेयर्स क्लाउड, डीडी न्यूज़ जैसे कई स्रोतों से जानकारी इकट्ठा हुई है। मकसद देखिए सीधा सा है, इन सारी खबरों के ढेर से वो ज़रूरी बातें निकालना जो जानने लायक हैं, ताकि कम वक्त में पूरी तस्वीर साफ हो जाए। समझिए जानकारी हासिल करने का एक स्मार्ट तरीका। आज हम राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक और हाँ, खेल की दुनिया की बड़ी हलचलों पर बात करेंगे। हाँ बिल्कुल, ये आज के भारत और दुनिया का एक आईना है, कह सकते हैं। इसमें आपको आर्थिक मोर्चे पर क्या चल रहा है, टेक्नोलॉजी कहाँ जा रही है और सरकारें क्या अहम फैसले ले रही हैं, इसकी एक झलक मिलेगी। और ये बातें जानना इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ किसी परीक्षा के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये समझने में मदद करती है कि हमारी दुनिया कैसे बदल रही है और आने वाला कल कैसा हो सकता है। ये सीधे तौर पर हमारे जीवन से जुड़ी चीज़ें हैं। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। पहली बड़ी खबर है वित्तीय दुनिया से जुड़ी, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF, हाँ, FATF। जो मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग पर नजर रखने वाली वैश्विक संस्था है। उसने भारत की तारीफ की है, खास तौर पर प्रवर्तन निदेशालय यानी ED के संपत्ति जब्त करने और रिकवर करने के तरीकों को दुनिया भर के लिए एक मिसाल, एक ग्लोबल बेंचमार्क बताया गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सिर्फ तारीफ नहीं है, ये एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता है। देखिए, जब FATF जैसा संगठन आपकी प्रक्रियाओं को सही मानता है, तो इसका असर सिर्फ आपकी छवि पर नहीं पड़ता। इससे अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों और कर्ज देने वाली संस्थाओं का भरोसा बढ़ता है। उन्हें लगता है कि यहाँ का सिस्टम पारदर्शी और मजबूत है। अच्छा। जिससे भारत के लिए विदेशी निवेश या आसान शर्तों पर कर्ज पाना थोड़ा और सुगम हो सकता है। और हाँ, ये मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई को भी मजबूती देता है। ये तो वाकई अहम बात है। अच्छा, एक और मामला है जो आजकल चर्चा में है और वो जुड़ा है ऑनलाइन गेमिंग से। हाँ, गेमिंग इंडस्ट्री। सुनने में आ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार कर रहा है कि जो ऑनलाइन गेमिंग टूर्नामेंट्स होते हैं, उन्हें गेमिंग पर लगने वाले संभावित प्रतिबंधों से बाहर रखा जाए या नहीं। हाँ, और इसे बड़े फलक पर देखें तो इसका असर बहुत गहरा हो सकता है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रही है, करोड़ों का कारोबार है, लाखों लोग जुड़े हैं। ये मामला उस पुरानी बहस को भी हवा देता है कि कौन सा खेल कौशल का है और कौन सा सिर्फ किस्मत का है ना। सही कहा। अगर कोर्ट टूर्नामेंट्स को कौशल आधारित मानकर राहत देता है तो इस इंडस्ट्री को और बढ़ावा मिलेगा, वरना अनिश्चितता बनी रहेगी। ये फैसला इस सेक्टर के भविष्य के लिए काफी मायने रखता है। समझ गई। अब एक थोड़ी चिंता बढ़ाने वाली खबर है दिल्ली NCR के लोगों के लिए। वहाँ जहरीले स्मॉग की वजह से लोगों की आंखों में तकलीफें बहुत बढ़ गई हैं। हाँ, ये हर साल की दिक्कत है लगभग। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि आंखों की समस्याओं में 60% से ज्यादा का उछाल आया है। डॉक्टरों ने चेतावनी भी जारी की है। ये सिर्फ आंखों की समस्या नहीं, ये एक बड़े सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट का अलार्म है। 60% की बढ़ोतरी, ये बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। ये दिखाता है कि वायु प्रदूषण कितना गंभीर रूप ले चुका है और इससे निपटने के लिए कितने फौरी और असरदार कदम उठाने की जरूरत है। बात सिर्फ दिल्ली NCR की नहीं, ये हवा की क्वालिटी का मुद्दा पूरे देश के कई शहरों के लिए प्रासंगिक है। सही कहा आपने। चलिए अब थोड़ा सांस्कृतिक माहौल की ओर चलते हैं। गुजरात सरकार ने घोषणा की है कि वो राष्ट्रगीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने के अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन करेगी। हाँ, वंदे मातरम ये सिर्फ एक गीत नहीं, ये हमारे स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक रहा है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की यह रचना 1875 के आसपास लिखी गई थी और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ का हिस्सा बनी। अच्छा। इसके 150 साल पूरे होना वाकई एक ऐतिहासिक पड़ाव है और ये आयोजन उस गहरे जुड़ाव और राष्ट्रीय भावना तो याद करने का एक अवसर होगा जो इस गीत से जुड़ी है। ये दिलचस्प जानकारी है। और अब एक ऐसी खबर जो भारत की तकनीकी महत्वाकांक्षाओं को दर्शाती है। ओडिशा के इन्फो वैली भुवनेश्वर में देश का पहला एंड-टू-एंड सिलिकॉन कार्बाइड मतलब SiC सेमीकंडक्टर प्लांट शुरू हो गया है। अरे वाह, ये वाकई एक बड़ी छलांग है। एंड टू एंड का मतलब है कि वहां चिप डिजाइन से लेके फाइनल टेस्टिंग और पैकेजिंग तक का काम हो सकेगा। पूरा प्रोसेस एक ही जगह। बिल्कुल। और सिलिकॉन कार्बाइड SiC क्यों खास है? क्योंकि ये चिप्स पारंपरिक सिलिकॉन चिप्स के मुकाबले ज्यादा तापमान और ज्यादा वोल्टेज झेल सकते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों मतलब EVs, सोलर पावर इन्वर्टर्स,
तेज 5G नेटवर्क्स और रक्षा उपकरणों जैसी हाई पावर एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ये प्लांट भारत को सेमीकंडक्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक मील का पत्थर है, खासकर उन टेक्नोलॉजीज में जो भविष्य की हैं। यानी ये सिर्फ एक फैक्ट्री नहीं बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी पर पकड़ बनाने की कोशिश है। बहुत खूब। सही। अब जरा दुनिया की खबरों पर नजर डालते हैं। डेनमार्क में इंडो डेनिश बिजनेस काउंसिल IDBC लॉन्च की गई है। हाँ, और इसका फोकस देखिए, ग्रीन एनर्जी, फिनटेक यानी फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज मतलब दवा और स्वास्थ्य, और सस्टेनेबल बिजनेस इनोवेशन। टिकाऊ व्यापार। हाँ, टिकाऊ व्यापार के नए तरीके, ये सारे वो क्षेत्र हैं जो भविष्य में दुनिया की अर्थव्यवस्था और समाज को दिशा देंगे। भारत और डेनमार्क के बीच इस काउंसिल से इन अहम सेक्टर्स में व्यापार, निवेश और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर बढ़ने की उम्मीद है। डेनमार्क खासकर ग्रीन टेक्नोलॉजी में काफी आगे है, तो भारत के लिए ये सहयोग फायदेमंद हो सकता है। और वैश्विक अर्थव्यवस्था की बात करें तो एक दिलचस्प ट्रेंड दिख रहा है। वैश्विक विनिर्माण के आंकड़ों में एशिया, खासकर भारत, बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यूरोप और अमेरिका के शेयर बाजारों में, खासकर टेक स्टॉक्स में गिरावट देखी जा रही है। कहा जा रहा है कि निवेशक रिस्क ऑफ मोड में है। रिस्क ऑफ मोड, इसका सीधा मतलब है कि निवेशक फिलहाल जोखिम लेने से कतरा रहे हैं। उन्हें शायद वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी का डर है या ब्याज दरें बढ़ने की आशंका है। अच्छा। इसलिए वो सुरक्षित मानी जाने वाली जगहों पर पैसा लगा रहे हैं, जैसे बॉन्ड्स या सोना, और शेयर बाजार, खासकर टेक्नोलॉजी जैसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाले सेक्टर से पैसा निकाल रहे हैं। इसी माहौल में एशिया और उसमें भी भारत का मैन्युफैक्चरिंग में बेहतर करना ये दिखाता है कि शायद वैश्विक सप्लाई चेन में बदलाव आ रहा है और भारत एक मजबूत विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये एक बदलती हुई वैश्विक आर्थिक तस्वीर का संकेत है। दिलचस्प है। ऊर्जा क्षेत्र में भी एक अहम खबर है। रूस से भारत का कच्चे तेल का आयात अभी भी काफी ज्यादा है, लेकिन रिपोर्ट्स के मुताबिक नवंबर के अंत से सीधे आयात को कम करने की तैयारी चल रही है। ये एक नीतिगत बदलाव का संकेत हो सकता है। देखिए, इसके पीछे कई वजहें हो सकती हैं। हो सकता है भारत अपनी ऊर्जा सप्लाई के स्रोतों में और विविधता लाना चाहता हो ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो। हाँ, ये संभव है। या फिर वैश्विक भू राजनीतिक दबाव जैसे पश्चिमी देशों के प्रतिबंध या प्राइस कैप्स का असर हो। ये भी संभव है कि पेमेंट या शिपिंग जैसी लॉजिस्टिकल दिक्कतों की वजह से ऐसा किया जा रहा हो। अभी ये कहना मुश्किल है कि इसका अंतिम असर क्या होगा, लेकिन ये भारत की ऊर्जा सुरक्षा रणनीति का एक अहम पहलू है जिस पर नजर रखनी होगी। जरूर। चलिए अब वापस भारतीय अर्थव्यवस्था और व्यापार पर आते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बार फिर दोहराया है कि भारत जल्द ही दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है। साथ ही उन्होंने बैंकों के निजीकरण को लेकर जो चिंताएं जताई जा रही हैं, उन्हें भी खारिज किया है। तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य निश्चित रूप से महत्वाकांक्षी है और ये भारत के बढ़ते आर्थिक कद को दिखाता है। इसके पीछे सरकार का अनुमान है कि आने वाले सालों में भारत की विकास दर मजबूत बनी रहेगी और जो संरचनात्मक सुधार किए गए हैं उनका फायदा मिलेगा। और बैंक निजीकरण पर उनका रुख साफ है। हाँ, जहां तक बैंक निजीकरण का सवाल है, ये एक जटिल मुद्दा है। सरकार का मानना है कि इससे बैंकों की कार्यकुशलता बढ़ेगी, जबकि आलोचकों को डर है कि इससे आम लोगों की बैंकिंग तक पहुंच कम हो सकती है या नौकरियां जा सकती हैं। फिलहाल सरकार अपने रुख पर कायम दिख रही है। व्यापार समझौतों की बात करें तो वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही मुक्त व्यापार समझौते मतलब FTA की बातचीत पर एक अहम बयान दिया है। हाँ, न्यूजीलैंड FTA। उन्होंने कहा है कि डेयरी और MSME यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र, ये दोनों भारत के लिए रेड लाइंस हैं। मतलब इन क्षेत्रों में न्यूजीलैंड को कोई बड़ी छूट या रियायत नहीं दी जाएगी। हाँ, और ये समझना जरूरी है कि सरकारें ऐसा क्यों करती हैं। डेयरी भारत के करोड़ों किसानों, खासकर छोटे और सीमांत किसानों की आजीविका का आधार है। न्यूजीलैंड डेयरी उत्पादों का बड़ा निर्यातक है, तो वहां से सस्ते आयात का डर भारतीय किसानों को रहता है। हाँ, ये तो है। इसी तरह MSME सेक्टर देश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों में से एक है। FTA बातचीत में इन रेड लाइंस का मतलब है कि सरकार इन संवेदनशील घरेलू उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से बचाना चाहती है, भले ही इसके लिए व्यापार समझौते में कुछ कम हासिल हो। यह हर देश अपनी घरेलू प्राथमिकताओं के हिसाब से तय करता है। यानी व्यापार समझौतों में भी घरेलू हितों का ध्यान रखना पड़ता है। अब आते साइंस और टेक्नोलॉजी पर। हमने ओडिशा के सिक प्लांट की बात की थी। खबरें बता रही हैं कि भारत का पूरा सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम ही एक बड़े बदलाव के मुहाने पर खड़ा है। बिल्कुल, बात सिर्फ एक प्लांट की नहीं है। अब फोकस पूरे इकोसिस्टम पर है, जिसमें चिप डिजाइन करने वाली कंपनियां,
फैब्स यानी जहां चिप बनती हैं, जैसे ओडिशा वाला प्लांट, और एटीएमपी इकाइयां शामिल हैं। ATMP वो क्या था? असेंबली। हाँ, असेंबली, टेस्टिंग, मार्किंग और पैकेजिंग। ये वो आखिरी चरण है जहां बनी हुई चिप को जांचा जाता है, उस पर मार्किंग की जाती है और उसे फाइनल प्रोडक्ट में लगाने के लिए तैयार किया जाता है। जब ये तीनों हिस्से डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और ATMP देश में ही मजबूत होंगे, तभी सही मायने में आत्मनिर्भरता आएगी। ये सिर्फ आर्थिक विकास के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी बहुत अहम है, क्योंकि आज के दौर में लगभग हर जरूरी उपकरण में चिप्स लगते हैं। और इसी दिशा में एक और कदम है, भारत में एस्टिक 2025 का आयोजन हुआ। ये शिक्षा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी नवाचार पर एक सम्मेलन था। बताया जा रहा है कि इसमें डीप टेक सफलताओं और इनोवेशन के एजेंडे पर खास जोर दिया गया। डीप टेक, ये उन टेक्नोलॉजीज को कहते हैं जो मौलिक वैज्ञानिक खोजों या इंजीनियरिंग इनोवेशन पर आधारित होती हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, एडवांस मटेरियल्स, जैसे हमने साई की बात की, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह। अच्छा। एस्टिक जैसे सम्मेलन इन क्षेत्रों में रिसर्च, डेवलपमेंट और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए जरूरी मंच प्रदान करते हैं। ये दिखाता है कि भारत सिर्फ टेक्नोलॉजी का उपभोक्ता नहीं बनाए रहना चाहता, बल्कि भविष्य की टेक्नोलॉजी बनाने में एक लीडर बनना चाहता है। शानदार। और अब खेल जगत से वो खबर जिसका शायद सबको इंतजार था। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने इतिहास रच दिया है। हाँ, आखिरकार उन्होंने अपना पहला विश्व कप जीत लिया है। फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को हराकर ये शानदार जीत हासिल की। और आज दोपहर 12 बजे पूरी टीम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने राष्ट्रपति भवन जा रही है। ये वाकई एक ऐतिहासिक पल है। सिर्फ क्रिकेट के लिए नहीं, भारत में महिला खेलों के लिए एक मील का पत्थर है। इस जीत का असर बहुत गहरा और लंबे समय तक रहने वाला है, मुझे लगता है। बिल्कुल। ये लाखों लड़कियों को खेल अपनाने के लिए प्रेरित करेगा, महिला क्रिकेट को नई ऊंचाइयां देगा और पूरे देश में खुशी और गर्व की लहर है। खिलाड़ियों की मेहनत और लगन रंग लाई है। राष्ट्रपति भवन में उनका सम्मान होना इस उपलब्धि के महत्व को और बढ़ाता है। निश्चित रूप से ये गर्व का क्षण है। खेल जगत से एक और खबर है। जयपुर में 7 से 9 नवंबर तक इंटर क्लब स्पोर्ट्स कार्निवल 2025 शुरू हो रहा है। इसमें शहर के 23 बड़े क्लबों के करीब 500 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। ये भी एक अच्छी पहल है। देखिए, विश्व कप जैसी बड़ी जीतें तो प्रेरणा देती हैं, लेकिन खेल की नींव जमीनी स्तर पर ऐसे ही आयोजनों से मजबूत होती है। सही बात है। ये कार्निवल स्थानीय प्रतिभाओं को मंच देगा, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना जगाएगा और शहर में एक खेल संस्कृति को बढ़ावा देगा। इस तरह की इवेंट से ही भविष्य के चैंपियन निकलते हैं। सही बात है। अब आखिर में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े और तथ्य फटाफट अंदाज में। एक अनुमान सामने आया है कि 2025 से 2040 के बीच, यानी अगले 15 सालों में, भारत की औसत सालाना जीडीपी विकास दर लगभग 6.7% रह सकती है। 6.7%। ये एक अच्छा आंकड़ा है अगर ऐसा होता है तो। अक्टूबर 2025 के महीने में देश के 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जीएसटी कलेक्शन में पिछले साल के इसी महीने के मुकाबले गिरावट आई है। ये थोड़ा ध्यान देने वाला पॉइंट है। एक और अनुमान है कि साल 2030 तक भारत का चिप बाजार बढ़कर 100 से 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो सकता है। ये तीनों आंकड़े अपने आप में काफी कुछ कहते हैं। पहला आंकड़ा मतलब 6.7% औसत विकास दर भारत की लंबी अवधि की आर्थिक संभावनाओं को लेकर एक सकारात्मक दृष्टिकोण दिखाता है, हालांकि ये सिर्फ एक अनुमान है। दूसरा आंकड़ा जीएसटी गिरावट वाला थोड़ा चिंताजनक है और इस पर नजर रखने की जरूरत है। ये या तो त्योहारी सीजन के बाद आर्थिक गतिविधियों में थोड़ी सुस्ती का संकेत हो सकता है, या फिर टैक्स कलेक्शन की प्रक्रिया में कुछ अस्थायी दिक्कतें हो सकती है। इसे समझने के लिए और डेटा देखना होगा। सही। और तीसरा आंकड़ा वो चिप बाजार वाला 100-110 बिलियन डॉलर, ये उस सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम की अहमियत को फिर से दिखाता है जिसकी हमने पहले बात की थी। ये बताता है कि भारत इस क्षेत्र में कितनी बड़ी संभावना देख रहा है और क्यों आत्मनिर्भरता पर इतना जोर है। तो ये थी 6 नवंबर 2025 की कुछ अहम खबरें और उनका विश्लेषण। हमने देखा कि भारत एक तरफ आर्थिक विकास की तेज रफ्तार पकड़ने की कोशिश कर रहा है, जैसे तीसरी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता। हाँ, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी जगह बना रहा है, जैसे फैटएफ की प्रशंसा, डेनमार्क के साथ सहयोग, और खेल में तो इतिहास रची दिया है। बिल्कुल। लेकिन साथ ही कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे दिल्ली का प्रदूषण संकट या कुछ राज्यों में जीएसटी कलेक्शन का घटना। तो इन सब का मतलब क्या निकलता है?
मतलब यही कि ये सारी कड़ियां मिलकर भारत की मौजूदा हकीकत और भविष्य की राह की एक मिली-जुली जटिल तस्वीर बनाती हैं, जिसमें अवसर भी हैं और चुनौतियां भी। बिल्कुल। और आज की चर्चा से एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिस पर शायद आगे सोचने की जरूरत है। हाँ, बताइए। देखिए, भारत जिस जोर शोर से सेमीकंडक्टर में आत्मनिर्भरता और इतने बड़े घरेलू बाजार मतलब यूएस डॉलर 100-110 बिलियन का लक्ष्य लेकर चल रहा है, ये तो ठीक है। लेकिन जब ये क्षमता वाकई विकसित हो जाएगी तो इसे दुनिया के मौजूदा टेक सप्लाई चेन और जियोपॉलिटिक्स में फिट करने में किस तरह की अप्रत्याशित बाधाएं आ सकती हैं, या फिर कौन से ऐसे नए मौके खुल सकते हैं जिनके बारे में अभी हमने सोचा भी नहीं है। ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत इस महत्वाकांक्षी सफर में इन अनजाने रास्तों पर कैसे आगे बढ़ता है।